Dear students, I am Dr. Numan from Pathology Department. I am Senior Demonstrator, and I am going to discuss with you the tumors of the colon. Tumors of the colon. पहले let's see the classification. ठीक है, पहले हम इसकी classification देख लेते हैं. ये मैं मेन आपको ट्यूमर्स की बात कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा. मेन जो ट्यूमर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, उसका एक ओवरव्यू. सबसे इम्पोर्टेंट वो वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं. एक तो एडिनोमा है और दूसरा कार्सिनोमा है जो आप पढ़ेंगे. So there are two types of, mainly there are two types of tumor. Benign, they are either benign or they are malignant. ठीक है, अब benign में हमारे पास एडिनोमा है. I am talking about the colon. ठीक है, तो benign में हमारे पास एडिनोमा है और malignant में हमारे पास कार्सिनोमा. कार्सिनोमा जो है which is adenocarcinoma, कार्सिनोमा यानी एडिनोकार्सिनोमा की आगे फिर मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं. मिडलरी है, क्रिब्रिफॉर्म, माइक्रोपेपिलरी, म्यूसिनस, सिग्नेट रिंग, एडिनोस्क्वेमस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसके अंदर एज ए सेकंड कंपोनेंट हो सकता है, स्पिंडल सेल कार्सिनोमा. सो these are different variants of adenocarcinoma. लेकिन हम जो देखेंगे that will be conventional, that will be simple, जो आपकी लेवल पे जरूरी है. that is adenocarcinoma. इसके अलावा और ट्यूमर्स भी होते हैं, लाइक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स भी होते हैं, इंटेस्टाइन के जैसे बाक्यू के होते हैं, इसी तरह और मेसेनकाइमल ट्यूमर्स भी होते हैं. तो दीज आर द ट्यूमर्स व्हिच कैन एग्जिस्ट इन कोलोन. मैंने पहले आपको बताया, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ये जस्ट आपको रिवीजन के लिए एक बात कर रहा हूँ. अगर ब्रॉडली बात करें तो हम कहते हैं कि हमने ट्यूमर को दो में डिवाइड किया है, एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल. एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल. एपिथेलियल वो होते हैं जो एपिथेलियम से रिलेटेड होते हैं, ये जिनकी ओरिजिन एपिथेलियम से होती है. मेसेनकाइमल वो होते हैं जो एपिथेलियम के अलावा बाकी जिन चीजों से अराइज होते हैं वो मेसेनकाइमल हो गए. ठीक है, फिर आप हमने इनको फिर इन ट्यूमर्स को फिर इनको दो में डिवाइड कर दिया आगे. दे कैन बी आइदर बिनाइन, they can be either malignant, चाहे वो एपिथेलियल हो चाहे मेसेनकाइमल हो. ठीक है, उनकी नेचर वाइज वो या बिनाइन होंगे या मैलिग्नेंट होंगे. बिनाइन आपको पता है, डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल इज कि जो फैलते नहीं है, जो मेटास्टेसाइज नहीं करते. और मैलिग्नेंट वो होते हैं जो फैलते हैं, जो मेटास्टेसाइज कर जाते हैं, यानी जो एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं. दैट इज मैलिग्नेंट. Anyhow, ये थर्ड ईयर की बात थी. सो जीआईटी में हम कोलोन के कैंसर, कोलोन के ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं. और अब मैंने कहा कि मेनली दे आर आइदर दे आर बिनाइन और दे आर मैलिग्नेंट. बिनाइन में जो मेन है दैट इज एडिनोमा, और मैलिग्नेंट में जो मेन है दैट इज कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा. इसके अलावा न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर भी होते हैं और मेसेनकाइमल ट्यूमर भी होते हैं. नो एडिनोमा मोस्ट लाइकली आप ये एडिनोमा आप पढ़ चुके हैं. पॉलिप के अंदर एडिनोमा इज बिनाइन, इट्स लाइक अ बिनाइन पॉलिप. बिनाइन है और ये पॉलिप है, पॉलिपॉइड अपीयरेंस है इसकी. ये आपने जब पॉलिप का टॉपिक पढ़ा होगा उसमें शायद आपने ये पढ़ा होगा. तो पॉलिप क्या है? पॉलिप इज अ शेप. ठीक है, अब कोलोन के अंदर जो उसका बिनाइन ट्यूमर है जिसे हम एडिनोमा बोलते हैं, ये पॉलिप की शेप में होता है, पॉलिप लाइक होता है. लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है, यूजुअली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इन मैलिग्नेंट, इट कैन लीड टू मैलिग्नेंसी. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिनोकार्सिनोमा. ये एडिनोमा है,
ये इसका रिस्क फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है एडिनोकार्सिनोमा का। यू कैन से इट इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, इट कैन लीड टू एडिनोकार्सिनोमा। अगर देखा जाए तो ये मेल या फीमेल में सेम होता है, इसकी इंसिडेंस सेम है, कोई ये नहीं है कि मेल में ज्यादा या फीमेल में ज्यादा है, और यूजुअली ये ओल्ड एज में होता है। मॉर्फोलॉजिकली अगर देखें ग्रॉसली क्या है, साइज इसका 0.3 to 10 सेंटीमीटर होता है, और जैसे पॉलिप पिडेंक्लेटेड और सीसाइल होते हैं ऐसे ये भी होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि एडिनोमा हैज इंटेस्टाइनल एडिनोमा हैज द शेप ऑफ अ पॉलिप, तो आप इसे पॉलिप की तरह ही सोचें, उसी तरह ही इसे ट्रीट करें कि इसकी शेप वैसी ही होती है जैसे पॉलिप की होती है, और जैसे पॉलिप पिडेंक्लेटेड होते हैं या सीसाइल होते हैं वैसे ये भी होते हैं। I think you know the difference between pedunculated and sessile, और इसका टेक्सचर दैट इज इम्पोर्टेंट। अब ग्रॉसली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है इसकी अपीयरेंस, इसका टेक्सचर। वो क्या है, इट हैज रिजेम्बलेंस टू द वेलवेट लाइक और रस्परी लाइक अपीयरेंस। ठीक है, आप ये देखिए, नाउ दिस इज द एडिनोमा, ये आप देख रहे हैं, और ये है पॉलिप की तरह का, पॉलिपॉइड अपीयरेंस है, ठीक है, पॉलिपॉइड अपीयरेंस है। अब ये आप देखें, इट हैज, अब ये इसकी टेक्सचर देखें, जस्ट ऐसे जैसे कोई वेलवेट लाइक चीज है, वेलवेट अपीयरेंस है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर इन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ द एडिनोमा। ठीक है, कि इसकी रस्परी या वेलवेट लाइक अपीयरेंस। हिस्टोलॉजी में इंपॉर्टेंट बात क्या है, हिस्टोलॉजी में इंपॉर्टेंट बात है डिस्प्लेजिया। एपिथेलियम के अंदर डिस्प्लेजिया होता है। I hope you know the dysplasia, ये थर्ड ईयर की बात है, डिस्प्लेजिया क्या होता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसके अंदर डिस्प्लेजिया होगा, एपिथेलियम के अंदर हमें डिस्प्लास्टिक चेंज मिलेगी, डिस्प्लेजिया मिलेगा। इफ यू कैन अप्रिशिएट द डिस्प्लेजिया हियर, आप ये देख रहे हैं, दिस इज डिस्प्लेजिया। ये नीचे जो देख रहे हैं आप, ये देखें, ये इस पे फोकस करें, जिस पे मेरा पॉइंटर है, इस पे अगर आप फोकस करें, ये आप देख रहे हैं वो एपिथेलियम जिसके अंदर डिस्प्लास्टिक चेंज है, और ये नीचे ये नॉर्मल एपिथेलियम। ये इन दोनों में आप फर्क देखते हैं, ये नॉर्मल एपिथेलियम है, इसकी न्यूक्लियाई देखें, और जो डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम है इसकी न्यूक्लियाई देखें। तो क्या फीचर होते हैं उसके, ट्यूमर के फीचर क्या होते हैं, ट्यूमर की न्यूक्लियाई के फीचर क्या होते हैं, हाइपरक्रोमैटिक प्लियोमार्फिक। यही पढ़ा था ना आपने, जो थर्ड ईयर में जो पढ़ा था, तो वही कुछ यहाँ में नजर आएगा आपने। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एपिथेलियम के अंदर जो न्यूक्लियाई पड़े हैं, ये ऊपर वाली लेयर में, दे आर प्लियोमार्फिक, यानी कि उनके साइज और शेप डिफरेंट है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, एंड दे आर हाइपरक्रोमैटिक, मतलब कि वो डार्कली ब्लू है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई है। अब नीचे वाली जो आप देख रहे हैं, नीचे वाली जो एपिथेलियम लेयर देख रहे हैं, ये नॉर्मल है, इनमें सबका साइज न्यूक्लियाई का सेम है, और इनकी जो ब्लूनेस है वो भी ज्यादा नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिस्प्लेजिया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को इसने क्रॉस नहीं किया हुआ। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया तो ये फिर बिनाइन ट्यूमर नहीं रहेगा, इट विल बिकम मैलिग्नेंट, फिर ये एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। सो हम अभी एडिनोमा की बात कर रहे हैं, और मैंने एडिनोमा के बारे में आपको बताया कि इसकी पॉलीपॉइड अपीयरेंस होती है। तो इसे आप ऐसे ही देखें जैसे पॉलिप को आपने देखा, और ये आप, आई होप सो कि आपने ये कवर कर लिया होगा, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। पॉलीपॉइड अपीयरेंस है इसकी, और मेल फीमेल में सेम होता है। ग्रॉसली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी वेलवेट लाइक या रस्परी लाइक अपीयरेंस होती है, और माइक्रोस्कोपी में क्या है, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, ये डिस्प्लेजिया हमें मिलता है। टाइप्स इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ट्यूबुलर, विलस एंड ट्यूबुलोविलस। अगर आप ये देखें तो ये ट्यूबुलर है, जिसमें ये आप देख रहे हैं, दिस इज द ट्यूबुलर, इसमें ग्लैंड का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज ग्लैंड है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये सिलेंडर लाइक, ये लंबे लंबे ग्लैंड है। नाउ दिस इज द विलस, ये ट्यूबुलर है और ये विलस है, और बहुत तक ट्यूबुलोविलस भी हो सकता है, और बहुत तक सीसाइल सीरेटेड एडिनोमा भी होता है, यानी सीसाइल सीरेटेड मींस के सा लाइक, जिसमें सा लाइक अपीयरेंस होती है, टेढ़ी मेढ़ी, ये ग्लैंड की टेढ़ी मेढ़ी अपीयरेंस है, ये देखिए। ठीक है, तो ये भी इसी की टाइप है। So they are mainly of 3 types: tubular, tubulovillus or villus,
ठीक है, अब एडिनोकार्सिनोमा, नाउ वी टॉक अबाउट द एडिनोकार्सिनोमा। हमने एडिनोमा का कर ली बात उसके बारे में, नाउ वी टॉक अबाउट एडिनोकार्सिनोमा। नाउ दिस इज द मेन टॉपिक, दिस इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कोलोन। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी मल्टीपल प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन हम जो यूजुअल प्रेजेंटेशन है, जो कन्वेंशनल है, हम उसी की बात कर रहे हैं। अभी नाम से जाहिर है, एडिनोकार्सिनोमा, एडिनो स्टैंड्स फॉर ग्लैंडुलर अपीयरेंस, ये ग्लैंड लाइट, जो ग्लैंड से निकला है, ग्लैंड से निकला है, जो एपिथेलियम से निकला है, उसके लिए हम बात करते हैं एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा खैर, एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है कोलोन का। डेथ यानी मोर्टेलिटी रेट 15% है इसमें, यूजुअली ओल्ड एज में होता है, और ये मेल में ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू एडिनोमा, एज कंपेयर टू बिनाइन ट्यूमर जो कि मेल और फीमेल में इक्विवेलेंट है। एडिनोकार्सिनोमा की इंसिडेंस मेल में ज्यादा है और ओल्ड एज में ये होता है। Now, what are the risk factors? The most important risk factor is dietary factor. Dietary factors, our dietary habits. This is the most common risk factor of adenocarcinoma. जो हमारी dietary habits है, इसमें क्या होता है, हम क्या ऐसा गुनाह कर रहे होते हैं। इशू ये है कि हमारी जो अभी जो डाइट है, that is occupied by, या उसमें जो ज्यादा चीज होती है वो रिफाइंड होती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, रिफाइंड फैट हो गए, ठीक है, इनका यूज ज्यादा है। जो मॉडर्न एरा में जो हमारी डाइट है, उसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड फैट, इसका यूज ज्यादा है, और ये है इंपॉर्टेंट डाइटरी फैक्टर। और हमारी डाइट के अंदर एब्जॉर्बेबल वेजिटेबल फाइबर वो कम होते हैं, अनएब्जॉर्बेबल वेजिटेबल फाइबर ज्यादा है। Now, this is the most important dietary factor for adenocarcinoma, ठीक है, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। उसके अलावा स्मोकिंग, जो हर एक में ही होती है, स्मोकिंग, ओल्ड एज, फैमिली हिस्ट्री, ये सारा कुछ, ये कॉमन फीचर, ये सारा कुछ हो सकता है रिस्क फैक्टर में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डाइटरी फैक्टर। इसीलिए जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, उनमें एडिनोकार्सिनोमा ज्यादा कॉमन है दूसरी नेशंस भी। क्यों? वजह, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, वहां पर जो जो फूड है वो मोस्टली जंक फूड, उसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड फैट, रिफाइंड मटेरियल यूज होता है, और दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एडिनोकार्सिनोमा। बाकी स्मोकिंग है, ओल्ड एज है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। नाउ द पैथोजेनेसिस, अब पैथोजेनेसिस दो तरह की, ठीक है, टू पाथवेज हैं। कैसे एडिनोकार्सिनोमा बनता कैसे है, ये ट्यूमर एराइज कैसे होता है, इसके दो पाथवे, एक है एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे, और दूसरा है माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। ये दो पाथवे, एक है एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे और दूसरा है माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। अच्छा, अब होता क्या है एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे? एपीसी इज अ जीन, आई होप आप सबको अपने थर्ड ईयर में ये प्रोटोऑन्कोजीन्स, ये आपने अच्छा पढ़ा होगा, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ट्यूमर सुप्रेसर जीन क्या होते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, इनकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके हम आगे चल रहे हैं। अब एपीसी की जो हमने बात की कि दो तरह के पाथवेज हैं एडिनोकार्सिनोमा में, एक एपीसी का है और दूसरा माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। अब एपीसी इज अ जीन, gene has two alleles, ऐसे ही है, ठीक है। एक जो जीन होता है उसके दो अलील होते हैं, दो कंपोनेंट कह लें आप, जो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, वो दोनों ऐसे मिलके आपस में, तो दैट मेक्स वन जीन। दो अलील ऐसे मिलके दे मेक वन जीन। जो आपने अगर अपनी क्रोमोसोम की शक्ल आपको याद हो, तो वो जो दो ऐसे जुड़े हुए हैं दे आर अलील, ठीक है, दो अलील मिलके एक जीन बनाता है। अब होता क्या है, जब म्यूटेशन आती है तो वो कैसे कैसे, ये थ्योरी है, ये थर्ड ईयर में आपने पढ़ी होगी। पहले होती है फर्स्ट हिट, या ये फर्स्ट हिट क्या है, यानी इससे मुराद ये है कि पहले एक कॉपी वो डिफेक्टिव होती है, वो म्यूटेट होती है, एक कॉपी। अब वो कॉपी या जेनेटिकली होती है या स्पोरेडिकली हो सकता है। जो पेशेंट है उसके अंदर बाय बर्थ इनहेरिटेडली उसका एक अलील खराब हो,
म्यूटेशन पहले से हुई हो एक एलील में और दूसरा नॉर्मल हो, या ये हो सकता है कि जिंदगी के अंदर उसका ज्यादा एक्सपोजर हो टू द रिस्क फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन को या कुछ किसी और चीज की वजह से, जिसकी वजह से उसकी वो जो एक कॉपी है वो खराब हो, वो म्यूटेटेड है। दिस इज फर्स्ट हिट, ये फर्स्ट हिट है। अब वेट हो रहा होता है सेकंड हिट का। जब सेकंड हिट होगी तो फिर ट्यूमर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड हिट यानी जो दूसरी कॉपी है, जो दूसरा अलील है, अगर वो भी हिट हो गया, अगर वो भी म्यूटेट हो गया, अगर वो भी एबनॉर्मल हो गया, तो फिर ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये है एनी हाउ, सो देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टू हिट्स, यानी दोनों जो कॉपीज हैं वो दोनों म्यूटेट होंगी तो ये ट्यूमर प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो ये अगर आप डायग्राम में आप ये डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ पॉइंटर, ये जो मैं जहां मैं पॉइंटर ये मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आप देखें, दिस इज द फर्स्ट हिट, यानी पहली चेंज जो है वो या इनहेरिटेडली हो रही है या स्पोरेडिकली या सोमेटिकली हुई है, लेकिन जो भी हुआ है पहली अलील जो है, पहला वो अलील जो है वो डिफेक्टिव हो चुका है। अब सेकेंडली क्या होगा, जब सेकेंड कॉपी यानी जो नॉर्मल अलील है वो हिट होगी, वो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, तो फिर ये पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एपीसी है, इट इज व्हाट, इट इज अ ट्यूमर सुप्रेसर जीन। मैं आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। प्रोटोन्कोजीन्स क्या होते हैं, जिसमें एक ही कॉपी अगर डिफेक्टिव हो, अगर ये जो दो कॉपी की हम बात की है, दो अलील्स की हमने बात की है, इनमें से एक ही कॉपी अगर डिफेक्टिव हो और वो ट्यूमर बना दे, दैट इज प्रोटोन्कोजीन। उसमें दोनों कॉपीज के डिफेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही कॉपी ट्यूमर बना दे, दैट इज प्रोटोन्कोजीन। और ट्यूमर सप्रेसर जीन वो होता है जिसमें दोनों ही कॉपीज डिफेक्टिव होती हैं और फिर वो ट्यूमर बनाता है। ठीक है, आई होप कि आपने ये 30 में पढ़ा होगा। एनी हाउ, एपीसी इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसका काम क्या है, इसका काम होता है बीटा कैटेनिन के ऊपर चेक रखना, बीटा कैटेनिन को कंट्रोल में रखना, जहां जरूरत हो वहां बीटा कैटेनिन को एक्टिवेट करना, ताकि बीटा कैटेनिन से जो एपिथेलियम है उसकी प्रोलिफरेशन हो, और जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए वहां पर इसे रोक देना, वहां बीटा कैटेनिन को स्टॉप कर देना। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो दोनों कॉपीज हैं ये डिफेक्टिव हो गई, दोनों अलील्स जो हैं वो म्यूटेट हो गए। जब दोनों अलील म्यूटेट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि एपीसी यूजलेस है। नाउ दिस एपीसी इज यूजलेस। अब ये क्या होगा, अब ये बीटा कैटेनिन को इनएक्टिवेट नहीं कर सकेगी, उसे कंट्रोल नहीं रख सकेगी। जब कंट्रोल नहीं रहेगा, अब बीटा कैटेनिन का जब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, एपीसी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो बीटा कैटेनिन की ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाए क्या होगा, प्रोलिफरेशन कराएगा एपिथेलियम की। जब वो एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन होती जाएगी, दैट विल बी एबनॉर्मल, वो प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल होगी, एंड दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर। लेकिन अभी ट्यूमर बना नहीं है, अभी इसमें और भी म्यूटेशंस आएंगे, और भी हिट्स आएंगे, और ट्यूमर जीन्स वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब वो भी डिफेक्टिव हो जाएंगे तो दिस विल रिजल्ट इन एडिनोटॉक्सिन। आई होप कि आपने ये समझा होगा। सो एपीसी में पहले फर्स्ट हिट जो इनहेरिटेडली या सोमेटिकली हुई, फिर जैसे ही सेकंड हिट हुई तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इस प्रोसेस में फिर और भी म्यूटेशन आएंगे, लाइक KRAS है उसकी म्यूटेशन हो गई, या P53 उसका लॉस हो गया, या SMAD2 एंड SMAD4 उनकी म्यूटेशन होगी। तो जब ये म्यूटेशन भी आनी शुरू होंगी तो इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। पहले एडिनोमा एंड देन एडिनोकार्सिनोमा, ये सारी म्यूटेशन दैट विल लीड टू, दिस इज द पाथ। यानी पहले फर्स्ट हिट हुई, फिर सेकंड हिट हुई, सेकंड हिट के बाद दूसरी चेंजेस आई, यानी दूसरी म्यूटेशन हुई जिससे पहले एडिनोमा होगा। और अगर इस यहाँ पे भी काम नहीं रुका, मजीद म्यूटेशंस आ गई, जैसे टेलोमेरेज की होगी और किसी चीज की आ गई, तो ये एडिनोमा विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिनोकार्सिनोमा। जो अभी हमने पढ़ा है कि एडिनोमा इज प्री मैलिग्नेंट, इट विल लीड टू मैलिग्नेंसी, इट विल लीड टू एडिनोकार्सिनोमा। अब ये एडिनोकार्सिनोमा आगे दो तरह की इसकी शेप होती है,
जैसे हमने एडिनोमा में पढ़ा कि इसकी शेप पॉलीपॉइड की तरह की थी, ये पॉलीपॉइड शेप है, ठीक है। हमने पढ़ा एडिनोमा की शेप पॉलीपॉइड होती है। ये जो एडिनोकार्सिनोमा है इसकी भी दो तरह की शेप हो सकती है, या ये बाहर की तरफ एक्सोफिटिक होगा यानी पॉलिप की तरह का बाहर की तरफ होगा, या वॉल्स के अंदर घुसेगा, ठीक है, वॉल्स के अंदर घुसेगा यानी कि अल्सरेटिव होगा, या एंडोफिटिक जिसे बोलते हैं, या एक्सोफिटिक होगा एडिनोकार्सिनोमा बाहर की तरफ, ये इसकी शेप की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये ल्यूमन की तरफ, ल्यूमन के अंदर जाएगा, एक्सोफिटिक बाहर की तरफ, या पॉलीपॉइड इसकी अपीयरेंस कह लें, या एंडोफिटिक वॉल के अंदर जाएगा, अंदर घुसेगा, तो वो उसे अल्सरेटिव भी बोलते हैं। खैर, सो दिस इज फर्स्ट पाथवे यानी कि एपीसी बीटा जैटिनिन पाथवे, और दूसरा है माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथ। अब इसमें क्या है, इसमें भी वैसे ही दीज आर MLH1 MSH2 आपने पढ़ा होगा थर्ड ईयर में। इनका काम क्या होता है, ये क्या है, ये डीएनए रिपेयर जीन्स है, डीएनए रिपेयर जीन्स है। अगर इनका काम क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना डीएनए को, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि फर्स्ट हिट होगी तो इससे क्या होगा कि एक अलील जो है वो म्यूटेट हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, चाहे इनहेरिटेडली चाहे सोमेटिकली, एक अलील म्यूटेट हो जाएगा। जब सेकंड हिट होगी, ये देखिए अल्टरेशन ऑफ सेकंड अलील, जब सेकंड हिट होगी तो फिर ट्यूमर प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब सेकंड हिट होगी तो फिर ट्यूमर प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे हमने पहले में पढ़ा था। उससे क्या होगा, अब जब सेकंड हिट हुई है तो इसका मतलब है कि ये जो डीएनए रिपेयर जीन्स हैं ये इनएक्टिव हो गए, पहली हिट में नहीं हुए, दूसरी हिट के बाद वो जो पूरा जीन है वो इनएक्टिव हो गया। अब इस जीन का काम क्या होता है, नाम से ज़ाहिर मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, डीएनए रिपेयर जीन। यानी डीएनए के अंदर अगर कोई गड़बड़ हो रही है, डीएनए के अंदर जहां भी कोई म्यूटेशन आने की कोशिश कर रही है, कोई चेंज आने की कोशिश कर रही है, उसे ये जीन रिपेयर कर देता है, ये इसका काम है, उसको रिपेयर करना, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये जो जीन है ये म्यूटेट हो गए, ये इनएक्टिव हो गए, तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही कोई चेंज आएगी डीएनए के अंदर, कोई म्यूटेशन आएगी, तो उससे रिपेयर नहीं होगा, उसका रिपेयर का प्रोसेस खत्म हो चुका होगा। अब वो क्या होगा, अब वो जो म्यूटेटेड है या म्यूटेशन है या जो चेंज है वो ग्रो करती जाएगी, ठीक है। वो जो ग्रो करेगी तो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एडिनोमा, और अगर उसके अंदर मजीद मजीद उसके अंदर म्यूटेशंस आ गई, उसके अंदर मजीद म्यूटेशंस आ गई, लाइक टैक्स की या BRAF की या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ बीटा रिसेप्टर की म्यूटेशंस आ गई, तो इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ लिया होगा। आवाज क्यों आ रही है, आवाज आ रही है, तो आप इसको ऑफ करो, क्यों ऑन है? सो जो मैं बात कर रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट पैथोजेनेसिस। मैंने कहा पैथोजेनेसिस की दो टाइप्स हैं, एपीसी वाली और दूसरा माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे वाली, ये दो टाइप्स। दोनों में मैंने बताया कि पहले फर्स्ट हिट होगी, फिर सेकंड हिट होगी। सेकंड हिट की वजह से वो जो जीन है वो खराब हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर सकेगा। जैसे एपीसी, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है बीटा कैटेनिन को कंट्रोल में रखना। बीटा कैटेनिन का काम क्या होता है, उसका काम होता है एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन करवाना। अच्छा, जब वो उसके कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जब एपीसी म्यूटेट हो जाएगा तो बीटा कैटेनिन पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अब बीटा कैटेनिन ओवर एक्टिवेट हो जाएगा, जब वो ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एपिथेलियम की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और वो एपिथेलियम की ग्रोथ एबनॉर्मल होगी, दैट विल लीड टू एडिनोमा फॉर्मेशन। और अगर मजीद उसमें म्यूटेशंस आएंगी तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडिनोकार्सिनोमा। इसी तरह अगर हम दूसरे पाथवे की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें MLH1 और MSH2 जीन्स इन्वॉल्व हैं। ये क्या है, ये डीएनए रिपेयर जीन्स, इनका काम होता है रिपेयर करना डीएनए के अंदर, अगर कोई चेंज आ जाए उसे करेक्ट करना। अगर ये इनके अंदर फर्स्ट हिट और सेकंड हिट हो जाएगी तो इनका काम नहीं होगा, ये अपना काम नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही डीएनए के अंदर कोई चेंज आई, कोई म्यूटेशन आई, वो म्यूटेशन कैरी ऑन होगी, म्यूटेशन खत्म नहीं हो सकेगी, उसे बॉडी
उसे करेक्ट नहीं कर सकेगी। अब उस म्यूटेशन की वजह से बॉडी के अंदर चेंज आएगी, उस वो जो चेंज कैरी ऑन होगी दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एडिनोमा। अगर मजीद चेंजेस आ गई, मसलन मजीद म्यूटेशन आ गई, जैसे हमने कहा बैट्स की, BRAF की वगैरह वगैरह, इनकी म्यूटेशन मजीद आ गई तो फिर क्या होगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस, ये है पैथोजेनेसिस, ये है वो पाथवे जिससे ये ट्यूमर अराइज होता है, और ये वो पाथवे जिस तरह से एडिनोमा कन्वर्ट होता है इनटू एडिनोकार्सिनोमा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा, अब ये जो एडिनोकार्सिनोमा है ये राइट साइड पर भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में, कोलोन के। जब हमने एडिनोकार्सिनोमा की बात की तो याद रखें एडिनोकार्सिनोमा इज मोर कॉमन इन लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है। अच्छा, अब लार्ज इंटेस्टाइन तो इतनी बड़ी होती है, ठीक है, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, दरमियान में भी इतनी बड़ी, ठीक है। तो अब हम उसको उसी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। प्रोक्सिमल कोलोन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रोक्सिमल कोलोन यानी जो सीकम, असेंडिंग कोलोन वगैरह, ठीक है, उनमें उनमें क्या होता है, उनमें जो इसकी अपीयरेंस है, हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें, उसमें जो इसकी अपीयरेंस है दैट इज एक्सोफिटिक, एक्सोफिटिक अपीयरेंस है मेनली। जो अब मैं बात कर रहा हूँ राइट साइड पे, यानी जो प्रोक्सिमल कोलोन है उसके अंदर जो एडिनोकार्सिनोमा है वो मोस्टली एक्सोफिटिक होता है, यानी ल्यूमन के अंदर जाता है, बाहर की तरफ ग्रो करता है, बाहर, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि वो, ये देख लें, ठीक है, ये जैसे ये है एडिनोमा, ये एक्सोफिटिक ग्रोथ है, ये ल्यूमन के अंदर ऐसे हैंग हो रही है, हैंग हो रही है ल्यूमन के अंदर, ठीक है, ये एक्सोफिटिक बाहर की तरफ, ये वॉल है, वॉल से बाहर की तरफ, विद इन द ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर वॉल से बाहर की तरफ निकली हुई, ठीक है। तो ये ग्रोथ, ये है एक्सोफिटिक ग्रोथ, जिसे हम पॉलीपॉइड शेप भी कहते हैं। अब मैंने जो बात की वो यही है, पहले जैसे आपको बताया कि ट्यूमर दो तरह से उसकी प्रेजेंटेशन होती है ग्रॉसली, या वो एक्सोफिटिक होगा बाहर की तरफ, या वो अंदर की तरफ होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रोक्सिमल कोलोन में ट्यूमर की शेप क्या होती है। इस ट्यूमर प्रोक्सिमल कोलोन में ये बाहर की तरफ होता है एक्सोफिटिक, और जो डिस्टल कोलोन है वहां पे ये अंदर की तरफ होता है एंडोफिटिक, जिसको अल्सरेटिव बोलते हैं, ठीक है। यही बात मैं आपको आगे कर रहा हूं। जो प्रोक्सिमल कोलोन है जैसे सीकम या असेंडिंग कोलोन, उसमें जो शेप है वो बाहर की तरफ है, एक्सोफिटिक है, जिसको हम पॉलीपॉइड अपीयरेंस कहते हैं। और जो डिस्टल है, डिस्टल कोलोन है, उसमें शेप जो है वो एंडोफिटिक है, यानी वॉल के अंदर घुसेगा। अब ये जो वॉल के अंदर घुसता है ये ज्यादा डेंजरस होता है, या डेंजरस मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि इट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। जो वॉल से बाहर है, पॉलीपॉइड है, वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करता जब तक कि बहुत बड़ा ना हो जाए और वो पूरे ल्यूमन को ब्लॉक ना करे, फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन यूजुअली अगर जब इसका साइज छोटा होता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करता। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ अल्सरेटिव या एंडोफिटिक एक ग्रोथ है जो क्या कर रही है, जो कि वॉल के अंदर ग्रो कर रही है, और इसका खास एक शेप है कि ये वॉल में सर्कमफ्रेंशियली ग्रो करती है पूरी की पूरी, यानी जो चारों चारों मतलब सारी वॉल को इन्वॉल्व करेगी। एक एरिया में जो ल्यूमन की गिर जो वॉल है उस सारी को सर्कमफ्रेंशियली ये इन्वॉल्व करेगी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो जाएगी उस वॉल की, वॉल छोटी हो जाएगी, वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। जब पूरी वॉल ऐसे राउंड में जब उसके अंदर ट्यूमर घुस जाएगा तो वो क्या करेगा, वॉल थिक कर देगा, वॉल थिक हो जाएगी तो ल्यूमन छोटा होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता दे विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, ल्यूमन बंद हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम नेपकिन रिंग कंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी ल्यूमन नैरो हो रहा है पूरा का पूरा ल्यूमन। सो ये डिफरेंस है। जो प्रोक्सिमल कोलोन वाली साइड का एडिनोकार्सिनोमा है वो यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता, जो डिस्टल वाली साइड का है वो यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन करता है। नाउ दिस इज द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा। ये देख रहे हैं आप, ये अल्सरेटिव है, ये आपको नजर आ रहा है, ये वॉल के अंदर है, ठीक है, और ये इसके अंदर
ये इसके अंदर नेक्रोसिस है, ये आप देख रहे हैं, चाकी नेक्रोसिस है। नाउ माइक्रोस्कोपिकली ये कैसे होता है, ये कैसे प्रेजेंट करता है, ये इसकी शेप क्या है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिकली जो एडिनोकार्सिनोमा है उसमें क्या होता है, ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड के अंदर क्या होता है, एपिथेलियम होती है। अब वो एपिथेलियम को क्या होता है, वो एपिथेलियम मैलिग्नेंट होती है, वो एपिथेलियल सेल्स मैलिग्नेंट होते हैं। ग्लैंड के मोस्टली सेल्स कौन से होते हैं, कलमनर सेल्स, ठीक है। इसमें भी यही होता है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में भी कलमनर सेल होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में भी कलमनर सेल होते हैं। अब वो जो कलमनर सेल्स हैं दे आर मैलिग्नेंट। अब वो मैलिग्नेंट क्या होता है, कि वो जो चेंजेस होती है न्यूक्लियाई की, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कौन सी होती है, प्लियोमॉर्फिक हाइपरक्रोमैटिक, यानी वो जो न्यूक्लियाई हैं उनका साइज और शेप भी डिफरेंट होगी और वो ज्यादा ब्लूइश होंगे, ठीक है। और एडिशनल चीज क्या होगी, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे, एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं होगी कार्सिनोमा में, एडिनोमा में होगी, ठीक है, कार्सिनोमा में नहीं होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे वो ट्यूमर सेल्स, इसीलिए हम उसे कार्सिनोमा बोल रहे हैं। ये मैलिग्नेंट है, ये कार्सिनोमा। अब इसमें भी वही वही चीजें हैं, ये जर्नल चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जर्नल जर्नल बातें हैं जो आपसे कर रहा हूँ। सो अब क्या होगा कि वो जो कलमनर सेल्स हैं दे विल बी एबनॉर्मल, दे विल बी एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल होंगे। उनमें क्या होगा, मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होगा, वो प्लियोमॉर्फिक होंगे, हाइपरक्रोमैटिक होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस किया होगा उन्होंने। और क्या हो सकता है साथ में, एक तो ये फीचर हो गया एडिनोकार्सिनोमा, जितने भी एडिनोकार्सिनोमा है उनका यही फीचर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, गैस स्टोमक में भी पढ़ा होगा, पीछे ही पढ़ा होगा, तो ये वही फीचर है, मैं कोई डिफरेंट चीज बात नहीं, डिफरेंट नहीं बता रहा। जो डिफरेंट है वो ये है कि जो एडिनोकार्सिनोमा कोलोन है उसमें डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मिलेगा। ये क्या है, यानी फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा मिलेगी, फाइब्रोसिस मिलेगी। आप एक तरफ ग्लैंड की शेप वाले ट्यूमर पड़े हैं, ट्यूमर सेल्स हैं जो ग्लैंड की शेप में है, ट्यूमर सेल्स हैं जो ग्लैंड की शेप में पड़े हैं, और दूसरी तरफ फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा होती है, तो ये दोनों चीजें मिल सकती। अगर सिग्नेट रिंग, एक और चीज, अगर ट्यूमर सिग्नेट रिंग वाला हुआ, यानी उसके अंदर ग्लैंड, ये भी हो सकता है कि ग्लैंड के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस ले, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस ले, तो फिर वो सिग्नेट रिंग सेल एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा, जो इसका एक वेरिएंट है, इसका एक वेरिएंट है, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी सारे वेरिएंट्स डिस्कस नहीं कर रहा। कन्वेंशनली क्या होगा, सबसे मैंने बताया सबसे कॉमन कन्वेंशनली है, उसमें क्या है, उसमें वही है, वही आपको क्लमनर, वही आपको ट्यूमर वाले सेल्स मिल रहे हैं जो कि ग्लैंड की फॉर्म में है, और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, डेस्मोप्लेजिया मिल रहा है, यानी फाइब्रोसिस मिल रही है, ये दो चीजें मिल रही है। अच्छा, बहुत बार ये हो सकता है कि वो जो क्लमनर, वो जो ट्यूमर वाले सेल्स हैं उनकी शेप सिग्नेट रिंग की हो जाएगी, तो फिर हम उसे कहते हैं सिग्नेट रिंग एडिनोकार्सिनोमा। आप ये देखें, ये माइक्रोस्कोपी देखें, नाउ दिस इज द अपीयरेंस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्लैंडुलर, ये इधर देखें, ये ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंडुलर लाइक अपीयरेंस है। अब इन ग्लैंड्स के अंदर जब आप इन ट्यूमर सेल्स को देखेंगे, इन सेल्स को देखेंगे, एपिथेलियल सेल्स को देखेंगे, तो ये प्लियोमॉर्फिक होंगे और हाइपरक्रोमैटिक होंगे, ठीक है। और फिर ये ही सेल ये यहाँ पे ग्लैंड से बाहर भी पड़े होंगे, स्ट्रोमा के अंदर भी पड़े होंगे, ठीक है, यानी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकला है, बाहर निकल के ये स्ट्रोमा में भी मौजूद है। तो दिस इज मैलिग्नेंसी, दिस इज मैलिग्नेंसी, और ये कौन सी मैलिग्नेंसी है, इट इज एडिनोकार्सिनोमा। और ये है, ये देखिए यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये देखिए, ये एक सेल है, और ये जो ब्लू कलर का है, ये क्या है, ये ब्लू कलर का, ये इसका न्यूक्लियाई है। अब देखिए ये न्यूक्लियाई 8 साइड पे आ गया, ये बाकी सारा जो, ये जो बाकी सारा एरिया है दिस इज म्यूसिन, और ये जो न्यूक्लियाई है ये 8 साइड पे पुश अप हो गया, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई रिंग है, सिग्नेट रिंग है, जैसे कोई अंगूठी है उसके ऊपर ये हीरा लगा हुआ है जैसे, ठीक है, सिग्नेट रिंग, ये सिग्नेट रिंग की अपीयरेंस, ठीक है। तो इस तरह की अपीयरेंस हो सकती है, अगर इस तरह की अपीयरेंस होगी तो हम उसे कह देंगे सिग्नेट रिंग सेल एडिनोकार्सिनोमा। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपी ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा। अब इसके आगे फिर ग्रेडिंग होती है, एक चीज होती है ग्रेडिंग,
और एक चीज होती है स्टेजिंग, ये भी आपने थर्ड में पढ़ा होगा। ग्रेडिंग माइक्रोस्कोपिकली होती है, स्टेजिंग कैसे होती है, वो रेडियोलॉजिकली होती है। अच्छा एनी हाउ, अब ग्रेड्स तीन ही होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ग्रेड्स वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड या पुअरली डिफरेंशिएटेड। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकें, जिसे हम पहचान सके। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोलोन की, कोलोन के, हम कोलोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ट्यूमर ऐसा है, अगर ट्यूमर ऐसा है जो नॉर्मल कोलोन, जिसकी शेप नॉर्मल कोलोन की जैसी ही है, नॉर्मल कोलोन में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं कोलोन के अंदर। ठीक है, एपिथेलियम होती है, ग्लैंड्स होते हैं, हमें मिलते हैं। अगर ट्यूमर के अंदर भी ग्लैंड्स मिले, हमें देखने से पता चल जाए कि ये सारे ग्लैंड्स ही पड़े हैं, तो वो डिफरेंशिएटेड होगी, वेल डिफरेंशिएटेड। हम देखते ही पहचान गए कि इसके अंदर ग्लैंड्स पड़े हैं, वेल डिफरेंशिएटेड। ठीक है, वो वेल डिफरेंशिएटेड होगी, जिसके अंदर ग्लैंड ज्यादा होंगे, वेल डिफरेंशिएटेड। अब मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड क्या है, कि हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि ये ओरिजिनल जैसा ही है, ये जो ग्लैंड हमें, ये जो हमें ट्यूमर नजर आ रहा है, इसको देखने से हमें आइडिया हो रहा है कि ये ओरिजिनल से मिलता जुलता ही है। दिस इज मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। अगर हम इसकी बात करें, इस ट्यूमर की बात करें, एडिनोकार्सिनोमा की, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें ग्लैंड्स मिल रहे हैं और कुछ ट्यूमर सेल्स जो स्ट्रोमा के अंदर पड़े हुए मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बेस पे डिफरेंस होता है। अगर आपको सिर्फ सिर्फ ग्लैंड्स मिले तो वो वेल डिफरेंशिएटेड है। अगर आपको ग्लैंड्स मिले और ट्यूमर सेल्स विद इन द स्ट्रोमा, यानी ये जो फाइब्रोटिक स्ट्रोमा है ये ज्यादा मिले, तो इसे हम मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड कहते हैं। और अगर आपको ग्लैंड्स बहुत ही कम मिले या ना ही मिले, और ये जो स्ट्रोमा है ये ज्यादा हो, ट्यूमर सेल स्ट्रोमा के अंदर ज्यादा हो, ग्लैंड की फॉर्म में ना हो, स्ट्रोमा के अंदर ही ज्यादा ट्यूमर सेल मिल रहे हैं, तो वो पुअरली डिफरेंशिएटेड है, यानी आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको पता ही नहीं चलता, दैट इज पुअर डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको ग्रेडिंग की? तो ये वैसी ग्रेडिंग है जैसे बाकी ट्यूमर्स में आपने पढ़ी है ग्रेडिंग। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड और पुअरली डिफरेंशिएटेड। और फिर होती है उसकी स्टेजिंग, और स्टेजिंग मैंने आपको बता दिया, स्टेजिंग में क्या होता है। स्टेजिंग में आप देखें कि आपने देखना है कि वो ट्यूमर कितना फैल गया है। अगर वो ट्यूमर उसके डिस्प्लेजिया एपिथेलियम के अंदर ही है तो वो इंसिटू है। मैं पहले काफी दफा मेरे ख्याल बता चुका हूँ कि इंसिटू क्या होता है, कि अगर एपिथेलियम के अंदर ही है तो वो इंसिटू है, डिस्प्लेजिया अंदर ही है तो इंसिटू है। अगर ट्यूमर बाहर निकल गया तो वो ज़ाहिर है फिर वो कार्सिनोमा बनेगा, जब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा फिर वो कार्सिनोमा बनेगा। अच्छा, अब वो म्यूकोजा के, म्यूकोजा से बाहर निकल के सब म्यूकोजा तक पहुंच गया तो फिर वो T1 स्टेज होगी। अगर वो सब म्यूकोजा को क्रॉस करके मसल लेयर में पहुंच गया, लेकिन मसल लेयर को क्रॉस नहीं किया, उसमें पहुंचा है, तो फिर वो T2 होगी। अगर वो मसल लेयर को भी क्रॉस कर गया तो फिर वो T3 होगी, फिर वो T3 होगी। अच्छा, अगर मसल लेयर से बाहर निकल के वो पेरिटोनियम में घुस गया या जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर पड़े हैं कोलोन के उनमें घुस गया तो फिर वो T4 होगी। ठीक है, और एम की बात कर रहे हैं, लिम्फ नोड्स की बात करें, अगर 3 से कम लिम्फ नोड, 3 या 3 से कम लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे तो N1, उससे ज्यादा होंगे तो N2, और अगर मेटास्टेसिस भी हो जाएगी, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, तो फिर M1। तो ये उसकी स्टेजिंग है। क्लिनिकली फीचर्स क्या होते हैं, देखिए क्लिनिकली फीचर्स क्या होते हैं। राइट साइड कोलोन कैंसर के अंदर क्या होगा, उसके अंदर यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, मैंने पहले आपको बताया ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, तो उसमें क्या होगा, उसमें ज्यादातर ब्लीडिंग होती है। अब जब ब्लीडिंग होगी तो अनीमिया हो जाएगा, पेशेंट को फटीग होगी, तो वही वाले फटीग वीकनेस वाले साइन सिम्टम ज्यादा आएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें तो मैंने बताया कि लेफ्ट साइड में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होती है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको बाउल हैबिट्स चेंज मिलेंगी। कैसे, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन की ब्लॉकेज हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो आपको लगेगा कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को लगेगा कॉन्स्टिपेशन है। तो कभी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री दे रहा होगा, कभी डायरिया की हिस्ट्री दे रहा होगा, और उसमें ब्लड भी ओकल्ट होगा, ओकल्ट ब्लड आएगा। ठीक है, उसके साथ क्रैम्पिंग भी हो सकती है वगैरह वगैरह, और पेन भी हो सकती है उस एरिया में। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो अच्छी, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि राइट साइड में ऑब्स्ट्रक्शन यूजुअली नहीं होती, लेफ्ट साइड में ऑब्स्ट्रक्शन होती है। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है इन्वेजन पे, लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस पे और डिस्टेंट मेटास्टेसिस। नाउ अगर हम मेटास्टेसिस की बात करें तो द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट ऑफ मेटास्टेसिस इज लिवर।
सबसे कॉमन साइट जो जहां ये ट्यूमर मेटास्टेसाइज करता है दैट इज लिवर। उसके अलावा लिम्फ नोड्स, लंग, बोन वगैरह इनमें भी कर सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलोन। अगर हम अपेंडिक्स के ट्यूमर की बात करें तो अपेंडिक्स का जो ट्यूमर है दैट इज मोस्ट कॉमनली एट द डिस्टल टिप ऑफ द अपेंडिक्स, उसके ऊपर होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? एट द डिस्टल टिप ऑफ द अपेंडिक्स, ये मोस्ट कॉमन साइट है इसकी। मोस्टली अपेंडिक्स के अंदर जो ट्यूमर होते हैं वो कार्सिनाइड होता है। मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है वो कार्सिनाइड होता है, लेकिन एडिनोमा भी हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है, और ट्यूमर भी मिल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपेंडिक्स के अंदर सबसे कॉमन जो ट्यूमर है वो कार्सिनाइड है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी साइट है वो है डिस्टल टिप ऑफ द अपेंडिक्स। अगर हम इसे ब्रीफली रिवाइज कर लें, हमने कोलोन के ट्यूमर की बात की, बिनाइन थे, मेलिग्नेंट थे। मेलिग्नेंट में एडिनोकार्सिनोमा है, दैट वाज आवर मेन टॉपिक। एडिनोमा मैंने बताया कि वो वैसे पॉलीपॉइड उसकी अपीयरेंस है, ग्रॉसली उसका वेलवेटी स्ट्रक्चर या रास्पबेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। हिस्टोलॉजिकली उसके अंदर डिस्प्लेजिया मिलना था, वो मैंने बता दिया डिस्प्लेजिया मिलता है उसके अंदर। क्या फीचर होते हैं वो मैंने बताया कि ये जो एबनॉर्मल एपिथेलियम और ये नॉर्मल एपिथेलियम दोनों कंपेयर करके बताया आपको ये क्या फीचर होते हैं। फिर बताया कि जो एडिनोमा है वो विलस, ट्यूबुलर या ट्यूबुलोविलस की शेप में होता है। फिर आपको बताया एडिनोकार्सिनोमा ये बहुत कॉमन मेलिग्नेंसी है जीआईटी की, और ये ओल्ड एज में मेल के अंदर ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? ये सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर जो इसमें होता है वो होता है डाइटरी हैबिट्स, जो हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड फैट वगैरह यूज करते हैं वो ज्यादा। और बाकी चूंकि स्मोकिंग है, ओल्ड एज, फैमिली हिस्ट्री, ये सब हो सकता है। पैथोजेनेसिस बताया दो पाथवे हैं, एपीसी वाला और माइक्रोसैटेलाइट स्टेबिलिटी पाथवे। ये होता कैसे है, फर्स्ट हिट क्या होती है, सेकंड हिट क्या होती है, और फिर ये कैसे प्रोसेस होता है, ये चेंजेस आती है, म्यूटेशन होती है, और फिर एडिनोमा बनता है, और फिर म्यूटेशन होती है, और फिर वो दैट विल कन्वर्ट इनटू एडिनोकार्सिनोमा। ये आपको बताया एपीसी में क्या होता है, और माइक्रोसैटेलाइट स्टेबिलिटी पाथवे में क्या होता है, ये आपको डिटेल से मैंने बताया। फिर आपको बताया इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मैंने बताया जो राइट साइड के यानी प्रोक्सिमल कोलोन वाले हैं वो ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, और वो वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करते, वो पोलीपॉइड होते हैं। जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो एंडोफिटिक होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, और वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। और फिर मैंने बताया कि इसकी माइक्रोस्कोपी वैसे ही जैसे दूसरे एडिनोकार्सिनोमा की होती है। एडिशनल इसमें ये है कि इसमें फाइब्रोसिस यानी डेस्मोप्लेजिया वो ज्यादा होता है, और सिग्नेट रिंग की अपीयरेंस भी हो सकती है, जो कि इसकी एक वेरिएंट है, इसका एक टाइप। फिर मैंने आपको इसकी इसकी ग्रेडिंग बताई, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली एंड पुअरली, वो वैसे ही जैसे बाकी एडेनोकार्सिनोमा में होती है। और फिर आपको इसकी स्टेजिंग बताई। स्टेजिंग में क्या है कि अगर सबम्यूकोसा तक चला जाएगा तो 1 है, मसल के अंदर चला जाएगा तो 2 है, अगर मसल को क्रॉस कर गया, बाहर निकल गया तो 3 है, अगर विसरल पेरिटोनियम या जो इर्द गिर्द मौजूद एडजेसेंट ऑर्गन है उनके अंदर चला गया तो T4 है, और अगर 3 से कम या 3 लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो तो N1 है, उससे ज्यादा हो तो N2 है, और M1 तभी होगा जब डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगी। क्लिनिकल फीचर्स मैंने बताया कि कैसे होता है, प्रोग्नोसिस बताया। प्रोग्नोसिस में इन्वेजन के ऊपर डिपेंड करता है, लिम्फ नोड के ऊपर कितनी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, और डिस्टेंट मेटास्टेसिस है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करती है प्रोग्नोसिस। और फिर मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन जो मेटास्टेटिक साइट है दैट इज लिवर। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलोन में लिवर इज द मोस्ट कॉमन साइट, लिम्फ नोड, बोन इन वगैरह में भी हो सकता है, और ट्यूमर में ऑफ द अपेंडिक्स में मैंने बताया कि एडिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा या कार्सिनाइड ये सारे होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ट्यूमर है दैट इज कार्सिनाइड, और वो कहाँ पे होता है? एट द डिस्टल टिप ऑफ द अपेंडिक्स। थैंक यू वेरी मच।